हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से शुरू करते हैं आज। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि जो भी डेटा हमें समराइज करना होता है और ऑर्गेनाइज करने होते हैं नंबर्स, उसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं समराइज करने के लिए। इन्फ्रेंस नहीं निकालना, इसमें हम कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, इसमें सिर्फ हम उस डेटा को समराइज करते हैं। तो अब इसमें क्या क्या करते हैं समराइज करने के लिए, तो दो मेन चीजें इसमें होती हैं। पहली चीज है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मींस कि मोस्टली लोगों का स्कोर कितना आ रहा है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूज टू समराइज द डेटा एंड गिव यू वन स्कोर दैट सीम्स टिपिकल ऑफ योर सैंपल। टिपिकल मीन्स आपको एक ऐसा स्कोर मिल जाएगा जो आपको लगेगा कि मोस्टली लोग इसी स्कोर को मतलब यही स्कोर लेके आते हैं। दूसरा है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जो यूज होती है वो ये इंडिकेट करने के लिए यूज होती है कि डाटा कितना स्प्रेड हो रखा है। स्प्रेड का मतलब है एक्सट्रीम कितने हैं, मतलब लोएस्ट स्कोर कितना गया हुआ है और हाईएस्ट स्कोर कितना गया हुआ है। तो वो वेरिएबिलिटी होती है, मतलब वेराइटी आप समझ लो। वेरिएबिलिटी को वेराइटी से आप याद रखो। तो या तो वो टाइटली पैक होगा, टाइटली पैक मतलब जो एवरेज है उसी के थोड़ा सा आसपास ही होगा, बाकी स्कोर भी ज़्यादा दूर नहीं होंगे। मान लो आपके एग्जाम में एवरेज मार्क्स 100 में से अगर 70 आ रहे हैं तो मोस्टली एक्सट्रीम होंगे 76 या फिर सबसे कम होंगे किसी के 67 के आसपास। तो ये टाइटली पैक हो गया। कभी कभी होता है वाइडली स्प्रेड होता है। वाइडली स्प्रेड मतलब एग्जाम में जो मार्क्स आ रहे हैं वो शुरुआत उसकी हो रही है 48 से, फिर बीच में 56 भी है, फिर बीच में ऐसे करते करते एवरेज आ रहा है 70 और उसके आगे भी आगे वो बहुत दूर तक जा रहा है। बहुत वाइडली स्प्रेड हो रखा है डेटा। तो ये जो वेरिएबिलिटी है इससे हमें पता चल जाता है कि कितना वाइडली स्प्रेड हो रखा है। और सेंट्रल टेंडेंसी से हमें ये वैल्यू मिल जाती है कि कितने लोगों का टिपिकली 70 या उसके आसपास, मतलब 70 मैं एक जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ। आपके डेटा का कोई भी ऐसा एक वो आ सकता है स्कोर जो सेंट्रल टेंडेंसी जिसको बोलेंगे। तो अब इस पे देखते हैं आगे। जब हम समराइज करते हैं डेटा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को कैसे शो करते हैं। तो इसमें टेबल्स यूज होते हैं, ग्राफ्स यूज होते हैं। आपने बहुत बारी टेबल्स देखे होंगे, बहुत बने हुए टेबल्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ग्राफ्स होते हैं। जैसे इस टाइप का टेबल आपको दिखेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसे बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ग्लासेस पर डे, यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 नंबर ऑफ ग्लासेस पर डे मतलब कितने गिलास पानी कोई पीता है वो लिखा हुआ है। नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ 30, कितने लोगों ने, जैसे एक गिलास कितने लोगों ने पिया, 0। 2 गिलास एक दिन में एक जने ने 2 गिलास पिए। 3 गिलास 2 लोगों ने पिए। 4 गिलास 4 लोगों ने पिए। ऐसे करके इन्होंने ये जो लिखा हुआ है ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, कितने लोगों ने कितनी बार वो काम किया। तो कितनी बार पानी पिया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब हम कितनी बार कोई बिहेवियर शो कर रहे हैं। जैसे आप किसी का कोई बिहेवियर नोट करना चाहते हो तो वो दिन में कितनी बार उस तरीके से बिहेव करता है, आप उसको फ्रीक्वेंसी बोलोगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम शो करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल या ग्राफ के फॉर्म में शो हो सकता है। एंड इससे ये हमें पता चलता है कि जो हम नोट कर रहे हैं स्कोर्स हैं जो वो कितनी बार, हाउ ऑफन डिफरेंट नंबर्स और स्कोर अपीयर इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्कोर्स। तो कितनी बार वो नंबर बार बार आ रहा है। जैसे अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 नंबर बार बार आया है या फिर 4 नंबर बार बार आया है। फ्रीक्वेंसी से ये चीज पता चलती है कितनी बार नंबर आ रहा है, कितनी बार वो बिहेवियर हो रहा है, कितने लोग उसको बार बार ऐसा कर रहे हैं। तो whenever you want to know how often, that means you want to do frequency distribution. एंड फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये एग्जाम्पल यही टेबल का लिया हुआ है। लेट्स से दैट यू हैव अ सैंपल ऑफ 30 पीपल। अब देखो यहाँ पे सैंपल साइज क्या है, 30 पीपल का सैंपल है। वो आपको पहले से ही एक सैंपल फिक्स करना पड़ता है कि आप कितने लोगों पे अपनी रिसर्च करोगे। एक अच्छी रिसर्च के लिए मिनिमम 100 एक लिया जाता है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 100 अच्छा रिसर्च का माना जाता है सैंपल। एंड देन फर्दर आगे तो और ज़्यादा बड़ा लेना होता है। तो जैसे आपने सैंपल साइज इस केस में 30 लिया है एंड यू आस्क देम हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर दे ड्रिंक ईच डे। अब आप उनसे पूछना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि वो रोज कितने गिलास पानी पीते हैं, आप पूरे दिन में कितने गिलास पानी पीते हो। तो आपने उनको जैसे कि
अब ये चीज़ पूछोगे तो हो सकता है लोगों को याद ना हो, मुझे भी याद नहीं, मैं कभी ज़्यादा पीती हूँ, मैं कभी कम पीती हूँ, आई डोंट नो, मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप उनको ऑब्जर्व करोगे, मे बी आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करोगे, मतलब आप उनको कहीं लैब में नहीं बुलाओगे, जहां वो ऑलरेडी हैं वहीं उनको ऑब्जर्व करोगे, या फिर आप उनके वर्क प्लेस पे जाओगे और आप साइड में बैठ जाओगे और उनको नोट करोगे कि पानी के काउंटर के पास कितनी बार कोई एक पर्सन पानी पीने आया है। आप उसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे और आप उसमें ऐसे लिस्ट बना लोगे, और उस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4 से लेके 8 गिलास ही पी पाते हैं शायद। ठीक है, सो टेबल कैन बी यूजफुल स्पेशली व्हेन डीलिंग विथ स्मॉल सेट ऑफ डेटा। अब देखो यहाँ इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली है कि यहाँ तो सिर्फ आपके यहाँ पे सिर्फ छोटा डेटा था, एक तो लोग कम थे, प्लस आप देखोगे कि यहाँ पे आपने 10 से ज़्यादा नहीं लिखा है, 10 से ज़्यादा नहीं लिखा है आपने, 11-12, मतलब आपका जो ये वाला जो काउंट है, ये कम से कम आपका जो है 20 से आगे नहीं गया, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये सोच के नहीं लिखोगे कि भाई एक दिन में कोई 20 ग्लास से ज़्यादा पानी थोड़ी पी लेगा, तो आपने इसलिए इसको 10 तक ही छोड़ दिया, क्योंकि आपको लगा 10 ग्लास पानी लिखना ठीक है, इससे ज़्यादा कोई नहीं पीता होगा। तो ये स्मॉल सेट ऑफ डेटा है, इसमें आपके काउंट कम आ रहे हैं, ये छोटा डेटा है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। आपने यही देखा कि मैक्सिमम देखो ज़्यादातर लोग 5 लोग, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं 5 यहाँ, तो ज़्यादातर लोग 5 से लेके 8 ग्लास ही पीते हैं। आपका काम इसी में ही चल गया, छोटे से सेट ऑफ डेटा में। तो इसको तो आपने टेबल में दिखा दिया, लेकिन सपोज आपका डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड में है कोई चीज़, जैसे अगर आप किसी का कोई बिहेवियर नोट करना चाहते हो कि वो बोलते टाइम वो कितनी बारी अग्रेसिव हो जाता है, अब उसको आपको नहीं पता कि वो पर्सन टेम्परामेंटली कितना एग्रेसिव है, वो कितनी बार दिन में एग्रेसिव होगा, हो सकता है वो किसी दिन 5 बार हो सकता है किसी दिन 10 बार हो सकता है किसी दिन बहुत देर, मतलब एक डेटा जिसमें आपको ये नहीं पता है कि कितना मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पे हम एक गेस कर सकते थे कि हम यहाँ पे 10 ग्लास लिख देते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन जिस केस में हमें नहीं पता कि वो कितनी बार करेगा, हमें ये नहीं पता हमारा कितना बड़ा या कितना छोटा डेटा होगा, तो अगर डेटा बड़ा हो जाता है तो वो टेबल से नहीं हो पाता है रिप्रेजेंट। तो समटाइम अ मोर विजुअल प्रेजेंटेशन गिव्स अ वेरी बेटर पिक्चर, तो उस केस में विजुअल प्रेजेंटेशन देनी ज़्यादा इजी हो जाती है। तो वहाँ पे हम फिर ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ग्राफ बनाते हैं, जिसको हिस्टोग्राम कहा जाता है या बार ग्राफ कहा जाता है, आपने स्कूल्स में बनाए भी होंगे। तो बार ग्राफ की तरह दिखाना इजी रहता है, हिस्टोग्राम की तरह। यहाँ उसकी एक पॉलीगन लाइन बना लेते हैं, मतलब उसके मैक्सिमम पॉइंट्स को हम जोड़ के एक लाइन बना लेते हैं। जैसे अब आपको यही डेटा इन्होंने एक बार ग्राफ की तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप मान लो इनके मैक्सिमम पॉइंट्स को ऐसे जोड़ देते हो, इस तरीके से आपने ये मैक्सिमम पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में जोड़ दिया है, और आपने ये बीच के जो बार्स हैं इनको हटा दिया है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीगन लाइंस। ये है जैसे दिस इज अ पॉलीगन लाइन, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, और आप ये हिस्टोग्राम या बार ग्राफ की तरह भी दिखा सकते हो। अब इससे देखने में एक तो ये इजी हो जाएगा कि देखो मैक्सिमम कहाँ तक गया, फ्रीक्वेंसी कहाँ तक गई है, कि 6 लोगों ने मैक्सिमम जो है 6 बार पानी पिया है, तो मैक्सिमम दिख जाएगा यहाँ पे आपको, और ये भी दिख जाएगा कि एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो ये तो छोटा डेटा था इसलिए हमारा टेबल से भी काम चल गया था, लेकिन अगर डेटा बड़ा होगा तो हमें हिस्टोग्राम या बार ग्राफ या पॉलीगन इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपको पहली बार समझ में आना चाहिए कि हम कैसे कैसे शो कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब इसमें आता है स्टैटिस्टिक्स में, वो है नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व बहुत ही लोग सुन के कई बार घबरा जाते हैं कि नॉर्मल कर्व होता क्या है। नॉर्मल कर्व का जस्ट एक ही मतलब है, जो आपको इस टाइप का शेप में नजर आए, कोई भी कर्व, जैसे यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा है ना इसी शेप में ऑलमोस्ट, ये देखो, जरूरी नहीं है कि वो गोल ही होना चाहिए ऊपर से, अगर उसकी शेप इस टाइप की आ रही है कि बीच में ज्यादा है और साइडों में कम है, सेंटर में से उठा हुआ है और साइडों में से गिरा हुआ है, इसको नॉर्मल कर्व बोला जाता है। दैट्स इट। तो पहली चीज तो आप बेसिक ये जान लो, नॉर्मल कर्व वो होता है जिसमें सेंटर में ज्यादा होता है और साइडों में एक्सट्रीम होता है, कम होता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अलाउ रिसर्चर टू सी द शेप ऑफ अ सेट ऑफ डेटा।
अब हम पॉलीगन की शेप में इस टाइप से क्यों करते हैं रिप्रेजेंट, उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो कर्व है वो नॉर्मल बन रहा है या वो स्क्यूड बन रहा है। स्क्यूड मीन्स कि कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि एक साइड पे ज्यादा आ रहा है और बाकी सारा ऐसे जा रहा है, एक तरफ से उठा हुआ है, या ऐसा तो नहीं है कि इस तरफ से उठा हुआ है और पूरा ऐसे आ रहा है। अब ये शेप देखने के लिए तो आपको ड्रॉ ही करना पड़ेगा ना अपने डेटा को। टेबल से आप ये चीज देख के नहीं पता कर सकते कि आपका कर्व कैसा बन रहा है। तो कर्व बनाने के लिए आपको नॉर्मल कर्व है कि नहीं है देखने के लिए आपको उसको कर्व बनाना ही पड़ेगा, इसलिए पॉलीगन लाइन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने किया तो इन्होंने देखा कि नॉर्मल कर्व बना है, क्यों? क्योंकि उसकी शेप बेल शेप की है। तो अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ व्हाट इज अ नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व इज दैट कर्व विच हैज अ बेल कर्व शेप, जिसकी शेप एक बेल की तरह होती है, उसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। ये एक लेमैन टर्म में है, नॉट टेक्निकली। तो इसमें आपको नॉर्मल एक तरीके से ऑलमोस्ट नॉर्मल ही दिख रहा है आपको कर्व। और आपने अगर 12th की बुक पढ़ी हुई है तो उसमें हमने देखा था कि जो इंटेलिजेंस का कर्व होता है वो भी नॉर्मल कर्व ही होता है। क्यों? अब देखो नॉर्मल कर्व का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है जो मैक्सिमम लोग हैं ना वो इस पर्टिकुलर उनका स्कोर मैक्सिमम इधर आता है, मतलब ज्यादातर लोग इस एरिया में फॉल करते हैं। थोड़े से ही हैं जो इधर आएंगे और थोड़े से ही इधर आएंगे। मतलब कहने का ये है, जैसे इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो अगर हम किसी का इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं, किसी का मतलब सैंपल का किसी, तो ज्यादातर लोग मैक्सिमम जो है वो इधर आएंगे बीच में। कुछ ही होंगे जो बहुत ही कम इंटेलिजेंस लेवल होगा जिनका, और कुछ होंगे जो बहुत जीनियस होंगे, तो वो लोग कम हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं वो इस एरिया में पड़ते हैं बीच में। तो ये दिखाता है नॉर्मल कर्व। तो इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक शेप and this curve is almost a perfect normal curve. Many things in life are not that perfect. अब आप हमेशा ये मत सोचो कि हर कर्व नॉर्मली आएगा, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी लोअर साइड पे भी बहुत लोग होते हैं, कभी कभी हायर साइड पे भी बहुत लोग होते हैं। हर चीज नॉर्मल नहीं आती है इन रियल लाइफ। सो इंटेलिजेंस हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सारे नॉर्मल कर्व्स में मिलते हैं देखने को मोस्टली। क्योंकि आपको पता ही है कि हाइट मोस्टली ज़्यादातर लोगों की आपको दिखेगा कि वो ज़्यादा बहुत लंबे लोग भी कम होंगे और बहुत छोटे लोग भी कम होंगे। मोस्टली लोगों की एवरेज हाइट ही होगी, तो उनका भी एक नॉर्मल कर्व ही बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से। फिर आते हैं अदर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप। अब मैं जिसकी बात कर रही थी, जो मैंने यहाँ बोला था आपको स्क्यूड कर्व्स, ये क्या होते हैं? जैसे सपोज आपको ये कर्व यहाँ दिख रहा है, सपोज आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी आई निकल के, नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ 100, यहाँ पे आपने ज्यादा लोग ले लिए। अब देखो यहाँ पे सैंपल साइज चेंज हो गया, 100 हो गया। और नंबर ऑफ ग्लासेस कंज्यूम डेली, ज्यादातर लोगों का यहाँ पे आया, मतलब 8 ग्लासेस, मतलब 8 ग्लास जो है वो ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपका कर्व नॉर्मल नहीं आ रहा है, अब आपका स्क्यूड आ रहा है। So distribution aren't always normal in shape. Some distribution are described as skewed. This occurs when distribution is not even on the both side. अगर सेंट्रल स्कोर के दोनों साइड बराबर नहीं है तो उसको स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है वो आपका सेंटर में नहीं आ रहा है। इंस्टेड द स्कोर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड वन साइड, तो एक साइड पे स्कोर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ अ स्टडी ऑफ पीपल्स वाटर ड्रिंकिंग हैबिट्स इन अ डिफरेंट क्लास रिवील्ड दैट मोस्ट पीपल ड्रैंक 7 to 8 ग्लास। अब आपने क्या किया, ज्यादा लोगों के ऊपर स्टडी करी और आपको पता चला कि वो जो आपका 5 से 8 वाला जो आंसर आ रहा था स्कोर, वो नहीं है। इस केस में ज्यादातर लोग 7 से 8 ग्लास पी जाते हैं पानी। तो अब इस केस में क्या हुआ कि आपका जो स्कोर है टोटली राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। और फिर यहाँ पे देखा आपने कि 8 से ज्यादा कोई नहीं पी पा रहा है, तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया है, इससे ज्यादा कोई नहीं पी पा रहा। तो इस तरीके से आपका कर्व बनेगा इस केस में। सो इन दिस केस स्कोर्स आर पाइल्ड अप इन दी हाई एंड। हाई एंड पे आ गया ना, अगर मान लो लोअर आता, 1 से 2 ही ग्लास आता तो लोअर एंड पे आ जाता, लेकिन अभी हमारा हाई एंड पे आया क्योंकि 7 से 8 ग्लास लोग पी लेते हैं पानी। इसको बोलते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन।
और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, मतलब या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होगा। Skewed distribution are called positively or negatively skewed depending on where the scores are concentrated. A concentration in the high end would be called negatively skewed. तो अब जैसे यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन किस साइड है, हाई एंड की साइड है, हाई एंड मतलब ज्यादा नंबर की साइड है, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। देखो जैसे यहाँ पे आपको यहाँ डायग्राम में दिख जाएगा, जो इस तरफ की साइड ज्यादा हो उसको पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं, और जो इस तरफ की साइड ज्यादा हो उसको नेगेटिवली स्क्यूड। इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल देके आपको समझाया। मान लो हाइट ऑफ हॉबिट्स है, हॉबिट्स एक फिक्शनल करेक्टर है, मान लो कोई ऐसा करेक्टर है जो आपने मूवीज में देखे होंगे जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, जिनको डॉफ भी बोला जाता है। जो फिक्शनल करेक्टर्स होते हैं ना, आपको उसमें दिखेंगे मूवीज वगैरह में, तो उनकी अगर हाइट देखी जाए तो आपको क्या लगता है, क्या वो उनकी हाइट का जो कर्व बनेगा वो नॉर्मल बनेगा हॉबिट्स की हाइट का? अगर हम उसकी उनकी हाइट देखेंगे तो उनकी, अगर हम हाइट को मान लो शुरू करते हैं, मान लो 2 इंच से शुरू किया हमने, 2 इंचेस, 3 इंचेस, 4 इंचेस, 5 इंचेस, 6 इंचेस, ऐसे करते करते, तो हॉबिट्स की हाइट का कर्व कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट छोटी है, तो मैक्सिमम लोग 2 से 3 इंच में ही आएंगे, तो उनकी हाइट का कर्व ऐसा बनेगा। ये हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर हम NBA प्लेयर्स की, बास्केटबॉल प्लेयर्स की हाइट देखेंगे तो क्या होगा? उनकी हाइट तो 6-7 इंच से ज्यादा आएगी ज्यादातर लोगों की, तो उनकी हाइट का जो वो बनेगा कर्व ऐसा बनेगा, नेगेटिवली स्क्यूड। तो मतलब अगर आपका जो स्कोर है हाई एंड की तरफ ज्यादा है तो नेगेटिवली स्क्यूड बोलते हैं, लो एंड की तरफ ज्यादा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं, और अगर बीच की तरफ है ज्यादा, सेंटर में, जो कि मोस्टली होता है हर चीज में मोस्टली, उसको हम नॉर्मल कर्व बोलते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे आती है, तो अब थोड़ा सा ये कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाई मॉडल क्या है? जैसे अगर मान लो आपका कर्व ऐसे और ऐसे दो मोड आ गए, तो दो दो पीक आ गई हैं, जिसमें 2 पीक्स आ गई हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये 2 पीक्स हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की एवरेज इतनी आ गई है, मतलब कुछ, मतलब ज्यादातर लोगों की एवरेज इतनी आई है और इतनी भी आई है, मतलब दोनों में आपको ज्यादा लोग दिख रहे हैं। 6 पॉइंट ग्रेड लाने वाले भी बहुत लोग हैं, और 8 पॉइंट, ऐसे भी तो होता है ना, हमेशा ऐसे थोड़ी होता है कि एक ही साइड पे पीक होगी। ऐसा भी तो होता है कि अगर आपने 10 पॉइंट का क्विज लिया है किसी का, तो ज्यादातर लोग 6 और 8 में आते हैं और 2 पीक्स हो जाते हैं। मतलब अगर आपने 10 लोगों के साथ क्विज, 10 पॉइंट क्विज है, लेकिन आपने मान लो 24 स्टूडेंट्स का लिया है, तो उसमें से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 8 पॉइंट लेके आए हैं, और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 9 पॉइंट लेके आए हैं, लेकिन बाकी बहुत कम कम लाए हैं। अब इस केस में आपका कर्व कैसा दिखेगा? ऐसा। इसको बाई मॉडल बोलते हैं, मतलब 2 मोड है, मतलब 2 ऐसे स्कोर्स हैं जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऐसे स्कोर्स हो जिसमें ज्यादातर लोग फॉल करें, जिसको हम बाई मॉडल बोलते हैं। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, नेगेटिवली क्या होता है, और बाई मॉडल क्या होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन शो 2 हाई पॉइंट्स रादर देन जस्ट 1। तो 2 हाई पॉइंट्स आते हैं, जैसा हमने अभी एक क्विज के बारे में देखा कि क्विज में 2 ऐसे स्कोर्स थे जो ज्यादातर लोगों के आए थे, ना कि एक। तो दैट इज बाई मॉडल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।